नमस्कार किसान भाइयों। हम भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि उत्पादन ही भारत की जीडीपी को बढ़ाने में सहायक है और यहाँ के मैक्सिमम लोगों की निर्भरता कृषि पर ही है। तो कृषि के क्षेत्र पे व्यापक चर्चा के लिए आज हम शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी बाबू जी से हम कृषि के बारे में चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि ऋषियों की दृष्टि में कृषि क्या है। तो आइए मिलते हैं बाबू जी से। जहाँ तक कृषि का संबंध है, भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं, लेकिन जीवन भी कृषि आधारित ही है और तमाम तरह की चीज़ें हैं ये दूसरी लाइन पे आती हैं। आदमी का पेट तो खेती से ही भरता है तो जो धरती के उत्पाद हैं उस पर पशु भी और मनुष्य भी सब उसी पर जिंदा है, तो उसे ही महत्व देना चाहिए। और हमारे यहाँ ऋषियों ने तो कहा कि हमारा देश माना जाता ऋषि और कृषि। कृषि तो और जगह है लेकिन ऋषि स्तर के व्यक्ति नहीं है। और ऋषियों ने तो कृषि को बड़े व्यापक उसमें लिया है। ये खेती भी कहा है, उसका वेद का एक सूक्त है, अक्षयर्वा दिव्या कृषमित कृषस्व, पाँव मत फेंक, खेती कर। और उत्पादन तुम कर रहे हो तो कुछ समथिंग ऐड, यू आर एडिंग समथिंग लोगों के पास। व्यापार में तो इधर का उधर होता है, वहाँ से ही फेंकना है। आपकी जेब से पैसे हमारे पास आ गए, हमारी जेब से आपके पास चले गए, लेकिन वो संपत्ति तो उतनी की उतनी रही ना। तो वास्तविक संपत्ति बढ़ाती है तो कृषि बढ़ाती है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो लोगों ने उसका कहा कि ये पाँव से फेंकना ऐसी बात छोड़ो। तो आदमी को लगता है थोड़े में जल्दी बहुत फ़ायदा हो जाए, थोड़े में जल्दी फ़ायदा हो जाता वो नष्ट भी हो जाता। स्थायित्व तो हर चीज़ का जो है उसका एक स्वाभाविक समय है, उसको समझ के चलना चाहिए। और दूसरा ये है कि ज़्यादा काय के लिए और ज़्यादा काय के लिए तो अपने निर्वाह के लिए चाहिए ना। तो निर्वाह हो गया तो ख़त्म हो गई साधन की बात। अब आदमी निर्वाह को छोड़ करके व्यसन पे फैशन में, तो व्यसन का तो कोई अंत नहीं है, चाहे इतना करते जाओ। और आवश्यकता पूर्ति में अगर आप साधन को लगाओगे तो आपका व्यक्तित्व बनेगा, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। और व्यसन में लगा दोगे तो आपका व्यक्तित्व भी गिरेगा और स्वास्थ्य भी गिरेगा। तो सावधानी ये बरतना है कि हमारे उत्पाद मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगें, पहली प्राथमिकता ये है। तो अब देश में कृषि प्रधान है लेकिन कृषि को लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, किसान। क्योंकि दिक्कत क्या है कि भारत का एक दुर्भाग्य है इस बीच में को उत्पादक फटेहाल और व्यापारी निहाल। कहीं पर भी देख लो, चाहे खेती में देख लो, चाहे हस्तकला में देख लो, है ना। यहाँ बनारस के आसपास के कालीन विदेशों में मुँह की कीमत पे बिकते हैं, लेकिन कारीगर आज भी वही है, अपना किसी तरह से दोनों समय की रोटी भर कमा पा रहा है। भाई तो मूल उसका वो है तो उसे व्यापार में साझेदार बनाओ ना। व्यापार की टिप्स किसान के पास है नहीं और व्यापारी उसे साझेदार नहीं बनाता। ये मान के चले अगर कि व्यापारी और कृषक दोनों साझेदार हैं, ठीक है, आवश्यकता का दे दिया, फिर अगर आया तो बोनस उसको भी जाना चाहिए ना भाई। लेकिन ये व्यवस्था बन नहीं पा रही, किसान को कोई समझाता नहीं। व्यापारिक टिप्स अगर ये होने लगे तो आलू क्या भाव मिलता है और अंकल चिप्स क्या भाव बिकते हैं। उन्हें लोगों की आवश्यकता भड़का करके बेचना आता है। 300-350 रुपये किलो से अंकल चिप्स बेच रहे हैं मज़े से। आलू तो वही है, प्रोसेस में कितना लगा होगा, और भाई डबल कर ले, ठीक है ना। तो 20 रुपये किलो का 40 रुपये हो तो 450 किलो इतना कर। तो ये है कि उनको मालूम है कि कैसे उसका मनुष्य को दोहन में लगा रहे हैं, पोषण में नहीं लगा रहे हैं। तो आवश्यकता इसकी है जो कृषि से जुड़े लोग हैं, किसान को व्यवसाय सिखाए। और है क्या, क्यों आदमी उसी को रॉ मटेरियल के रूप में क्यों बेचे, वो यूजेबल बना के क्यों ना बेचे। बिल्कुल बता दो कौन सी दिक्कत है। आजकल तो धान बेचता है,
और वो वहाँ जाकर के मंडी में बेचता, वो जानता है व्यापारी कि ये तो आया है तो धान बेचेगा और यहाँ से ज़रूरत की सामान लेके जाएगा, ये तो हर हालत में बेचेगा, तो कीमत ही नहीं लगाता और उसे लाचारी में बेच के जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर ये हो जाए व्यवस्था कि साझेदार है, उन्होंने कहा तुम्हारा इतना धान जमा, आज की कीमत इसकी ये है, तुम ज़रूरत बताओ इतना ले जाओ, फिर ज़रूरत पड़े फिर ले जाना, वो साझेदार है। लेकिन हम 3 महीने बाद बेचेंगे, कीमत टिहड़ी हो जाएगी। और नहीं तो फिर ऐसा करो कि हम प्रोसेस कराते हैं, तुम भी प्रोसेस में हिस्सा लो। तैयार हो गए, क्या बात है। अरे गेहूँ का आटा बना के बेचो, आटे की मैदा बना के बेचो, उसी के नूडल्स बना करके बेचो, बात तो वही है ना। क्यों सर, दाल वैसी खड़ी क्यों बेचो, दाल दल करके बेच लो, उसके पापड़ बना के बेच लो, उसकी बड़ी तो ये है कि अगर प्रोसेस हो जाता है तो आदमी को उसमें बात हो जाएगी, अच्छा मूल्य है ना। यहाँ पर आपके प्रतापगढ़ तरफ आंवला बहुत होता है और मौसम में मंडी में मारा फिरता है, लोग फेर के चले जाते हैं। हमारे एक परिजन ने हमने कहा इनको तुम इतना ही सिखा दो कि इसकी आंवले की कली बना लो, जो तुम्हारा हारा नहीं बिक रहा है उसको सुखा के आंवले की कली बना लो, ठीक है। अब उसको कली बेचोगे तो ख़राब तो होने वाली नहीं, रखी रहेगी अब जी। और पाउडर्स बना के बेचो तो और भी अच्छा है। दिक्कत क्या है, तो ये उसको प्रोसेस करके भी बेचना सीख ले तो उसमें क्या दिक्कत है। स्टोरेज करना सीख ले, वो उसके पास है, लेकिन वो है नहीं। तो अगर ये दोनों में हो जाए, उनको व्यवसाय सिखा दें या अच्छे व्यवसायियों से उनका कॉन्ट्रैक्ट करा दें। तुम्हारी खेत से ही हमने मान ली ये फसल हमारी है और तुम हमारे साझेदार हो, तो फल फलित हो जाएगा। तो ये तो इसका जो किसान इसमें करते हैं उसकी आवश्यकता है। अच्छा, अब जो आजकल की नई हाइब्रिड खेती कोई उन्हें सिखा दे जी, उसी में से बहुत ज़्यादा होता है। एक ही जगह 3 एक 4 फसलें लगाना सिखा दे, क्या दिक्कत है, आदमी उसी में से कर लेते हैं। तो वो आलम होना चाहिए। अब आजकल हर तरह के सीड्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं, डेवलप हो गए हैं। तो एक जो कहते से हम कृषि मित्र, पढ़े लिखे लोगों को उनको कृषि मित्र बनने की ज़रूरत है। वो कृषकों के मित्र हैं, मित्र की सलाह देते हैं जी। अरे भाई अपनी कमी है पैसे की तो सलाह है कि उनसे तुमको ले लो उचित पैसा, तुम्हारा भी काम चले। वो तो हो जाएंगे, उनकी तो 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बिकने लगेगी ना, तो उनका लाभ होगा। इसी से गांव समृद्ध हो जाएगा कि भाई मूल प्रोडक्शन तो गांव वाला है, लेकिन उसको उसका शेयर नहीं मिल रहा है जो तैयार होके जा रहा है। तो ये अगर व्यवस्था करे तो ये इस कृषि की बात हो गई। अब ऋषि तो कहते हैं कि जीवन भी एक खेती है ना, इसमें भी मत कर सौदे भाई, तुम उत्पाद करो, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाओ, वो तुम्हारी स्थायी बात होगी। क्यों सर? बिल्कुल नहीं साहब, किसी से चुनौती हुई, अब वो दंगल तो मैं जीतूंगा, वो दंगल ही कैंसिल हो गया तो दंगल तो नहीं जीतोगे, लेकिन तुमने कसरत की, तुम्हारा बॉडी तो बन गया, ये तो ज़िंदगी भर काम देगा, ये तुम्हारा अपना गेम है। तो कंपटीशन में कुछ है कि नहीं है, लेकिन तुम अपने उसके नाते जो कर लेते हो वो बात है। तो ऋषि यही कहता है कि अपने जीवन को तुम अपने अंदर सद्गुणों की खेती करो, सद्भावों की खेती करो, इनको विकसित करो। ऋषि वो ऋषि बने कैसे, और क्या है, महापुरुष बने कैसे? उन्हें अपने अंदर के उन जो बीज रूप में है उसी को उन्होंने विकसित कर दिया। भाई बीज ही तो विकसित हुआ ना। एवरी इंडिविजुअल पोटेंशियली डिवाइन, देवत्व तो सबके अंदर है। अब उन्होंने अपने देवत्व को विकसित कर लिया तो महापुरुष हो गए, महात्मा हो गए, ऋषि हो गए जी। और किसी भी दान में चले गए, शौर्य में चले गए तो वो योद्धा हो गए, उनकी कीमत कहीं कहीं हो गई, व्यापारी हो गए, उन्हें उन्हीं सूत्रों को पकड़ लिया ना। तो ये कहते कि अब तो जीवन को एक खेती मानो। गुरुदेव कहते बेटा जीवन की खेती करो, ये जीवन खेत है, अपने जीवन को खेत मान करके इसमें अच्छी चीज़ें वो उसका लाभ उठाओ। उसी पे कहता मन रे बन जा चतुर किसान, एक गीत लिखा था इसी बात पर, ऐसे करो। तो हमारे ऋषियों ने उस भाव में भी लिया है
यहाँ से अगर जीवन में से जो अगर आपने पुण्य पैदा कर लिया तो समाज का भी हित होगा जी, आपका भी यश बढ़ेगा और मरणोत्तर जीवन भी अच्छा होगा और पुनर्जन्म भी अच्छा होगा। बताइए ऐसी खेती क्यों नहीं करते? ये तुम्हारे हाथ में। तुम अपने कर्म को कहाँ बो, खरपतवार की जगह बो कि उत्पाद की जगह? जैसे कर्म करें वैसा हो जाता है। तो अगर आपने कर्म का उपयोग करना सीख लिया और उससे आपने पुण्य का उत्पाद कर लिया तो हमने कहा इस जीवन में आपका यश भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, समृद्धि भी बढ़ेगी। अनाप शनाप की बात छोड़ दो, अनाप शनाप करने वाला तो वो भाग जाता है। तुम्हारी ज़रूरत की कमी हो जाएगी, जितनी है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये सीखने का कर दे तो और क्या कहते हैं वो कहते हैं ऋषि, ये कहते हैं कि ये तुम्हें दिए है, इस मशीन को तुम ठीक से समझ लो, ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। अच्छी मशीन किसे कहते हैं? अच्छी मशीन किसे कहते हैं? जो अच्छे रिजल्ट दे सके, इनपुट कम ले और आउटपुट अच्छे से अच्छा दे, क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो जी। ठीक है ना जी। तो हम अपनी इस मशीन को भी बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन इसके लिए अध्यात्म सोचना पड़ेगा, आध्यात्मिक कृषि सोचना पड़ेगी। फिर आप दुनिया की सोचोगे तो आदमी बाहर ही सोचता है और ये कर ले वो कर ले। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपने इसमें हम पैदा करेंगे, इसमें अच्छा स्वास्थ्य भी पैदा कर लो, अच्छा भाव भी पैदा कर लो, अच्छा विचार भी पैदा कर लो, फिर वो विचार फलित होना शुरू होगा। तो उन्होंने कहा इस जीवन की खेती को तुम समझ लो, इसमें वो चीज़ें वो इसको ले करके चलो। और हाई एफिशिएंसी मशीन कितनी है? हाई एफिशिएंसी कहते हैं ना, कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट। तो तुमने मनुष्यों में देखा ऐसे कोई हाई एफिशिएंसी के? सब ऋषि वही है, सब संत वही है। आवश्यकता नहीं के बराबर और क्षमता इतनी कि भगवान से कह दे तो उन्हें भी अवतार लेना पड़े। साकार को निराकार, निराकार को साकार कर सकते हैं। राजा के यहाँ जाकर ऋषि कह दे तो राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। क्या हुआ? व्यक्तित्व का विकास किया। बिल्कुल। और इसमें नहीं, क्षमताओं का भी विकास है। कई वो होते हैं, राजा से उन्हें जाकर के कहा, सरकार तुम अपनी बात करो जाकर। फिर करता था उन्होंने, ये तुम्हारे अंदर सुधार होना चाहिए राजन। अरे आप अपना लो, अपना दान दक्षिणा लो, आशीर्वाद दो, चले जाओ। हाँ, राजकाज से चलते हैं। बोले अच्छा, राजकाज चलते हैं। और प्राणायाम के साथ रखते हैं। वहीं बैठ कर उन्होंने वायु का रोध किया तो सबकी सांसें रुक गई। अरे क्या हो गया, क्या होगा? बोले तुम्हारा अपना राज्य है, मेरा अपना राज्य है। क्षमता होती करने की बात। पांचों तत्व पर उनका अधिकार हो जाता था जी। अधिकार क्यों हो जाता था कि वो पांचों तत्वों का अच्छे से अच्छा उपयोग करते थे तो ईश्वर का आशीर्वाद आ जाता है, शक्ति आ जाती है, तो वो काम करने लगते। यही तो बात है। और है क्या? यहाँ ईश्वर के प्रयोजन के लिए आपने उनका उपयोग किया तो ईश्वर की अनुकंपा आ जाती है, फिर वो तो सर्वशक्तिमान है। ये पैदा करता है। इनका परशुराम जी का भी जीवन उसी का है। वो कह रहे हैं क्षत्रिय कुलद्रोही, लेकिन क्षत्रिय कुलद्रोही नहीं थे। वो रघुवंशियों के यहाँ कभी नहीं गए, जनक के यहाँ कभी नहीं गए जी। तो उन्हें जाके कहा, वो तो वहीं जाते थे तो राजा के राज के मद में अनीति करने लगता था जी। उसके लिए चक्कर लगाया। जो भले उनको करने वो तो भाई, तो उनका तो उद्देश्य प्रजाहित था ना। जो राजा प्रजाहित में लगा उसके पास वो गए ही नहीं। जो नहीं लगे वहाँ जाते थे। उन्होंने भाई देखो हम गए हैं, तुम्हारे यहाँ प्रजा दुखी है। अरे आप सुख दुख तो होते ही रहते हैं। आप तो उन्होंने कहा अच्छा, आप तो अपनी दक्षिणा मांगो और जाओ। तो उन्होंने कहा हमारी दक्षिणा ये कि हमारी बात मान लो, और नहीं मानते हो तो युद्ध करो। युद्धम दे, हमारे बाबा कहते थे। वो फरसा उतार लेते थे पेट से। अभी हम तुम्हें शास्त्र के नाते समझाने आए थे, अब शस्त्र से तुम्हें सिखाई देंगे। युद्धम दे, शंकर जी से सिद्ध परुष ले लिया था, उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता था। तो सिर्फ उन्हीं से लड़े हैं वो जो अनीति पर चलने वाले। उनको समाप्त कर दिया और अच्छे लोगों को दे दिया।
अच्छे लोग नहीं संभाल पाए, फिर वो आ गए, तो फिर ऐसे उन्होंने 21 बार परिक्रमा की धरती की कि गलत हाथों से लेकर के अच्छे हाथों में दे दो। अब दिक्कत ये भी है कि भले आदमी शासन चलाना नहीं जानते, वो अपनी भलमनसत में बैठे रहते हैं। भाई शासन में तो साम दाम दंड भेद सब चलता है ना, तो ये दिक्कत है। जैसे किसान को व्यवसाय नहीं आता, वैसे भले लोगों को प्रशासन नहीं अभ्यास करते, ये कमी है जी। और जहाँ है वहाँ सब बढ़िया था, कर दिया। ब्राह्मण राजा भी हुए हैं और अपने किए हुए हैं, और ये तो सब उससे हो गए। अभी किसी ने कहा था कि राम हुए नहीं तो ये क्या नाम, उन्होंने कहा कि हमारे ये हम उनके कौन वर्ग थे, उन्होंने कहा हमारे पास है हमारी पीढ़ी, हम कुश की संतान हैं, हम दिखाई देते हैं तुम्हारा उनसे। अग्रसेन जो कहते हैं ना, कुश की पीढ़ी में आए थे, अब वो अग्रवाल हो गए, अब वो तो क्षत्रिय थे। तो हमारे यहाँ कोई जन्म से नहीं था, वो तो कर्म से जात थी। चातुर्वर्ण्य सृष्टा गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म से बनाई थी जी। जिसका जैसा गुण कर्म वैसा उसका स्वभाव हो जाता है ना। अब ये क्या, व्यास जी क्या थे, धीवर की कन्या के बेटे थे, ऋषि हो गए, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गए। वशिष्ठ जी को थे, अप्सरा के बेटे थे, है ना, वहाँ की वैश्य कह दो, लेकिन पा लिया यहाँ से कहे। रैदास कौन थे, छोटी बात थे, लेकिन ऋषि स्तर पर पहुँच गए। और कबीर तो ना हिंदू में ना मुसलमान में, और लोगों ने अध्ययन किया ऐसा तो ऋषि पैदा ही नहीं हुआ। इतिहास देखो ऋषियों का, आता उसे कुछ नहीं, पढ़ा बर्जी कागज छुओ नहीं, कर्म गही नहीं, तो क्या आ गया। उनने भगवान की दी हुई शक्तियों को सही ठिकाने पर लगाया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। तो कुछ पढ़े लिखे तो थे नहीं। मंदिर में जाएं तो मलेच्छ कह के ना घुसने दें, मस्जिद में जाएं तो काफिर कह के ना घुसने दें। लेकिन भगवान का काम किया तो भगवान का आशीर्वाद आ गया। कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर कबीर ने कलम न चलाई हो, और धड़ाके की चलाई। कहाँ से आ गया ज्ञान, भगवान ने दे दिया, भगवान का ईश्वरीय ज्ञान। तुमने भगवान की शक्तियों को सही जगह डाला, उसने फलित कर दिया, तो कुछ भी कर सकता है। ये है तो हमारे जीवन के ऋषियों ने जीवन की कृषि को भी कहा है जी। तो इसी की ज़रूरत है। आजकल देखा जाए तो मनुष्यता के हिसाब से, मनुष्य को तो माने भाई आदमी के गुण है, उसकी गुणवत्ता उसी के हिसाब से है। तो मनुष्य में मनुष्यता बढ़े तो श्रेष्ठ मनुष्य कहेंगे। श्रेष्ठ मनुष्य। अब बड़ा आदमी तो उसे कहते हैं जो दूसरा मनुष्य ही नहीं है। राक्षस बन में बैठा उसे हम बड़ा आदमी कहते हैं, लेकिन बड़ा आदमी तो उसे कहे जो आदमियत में ज़्यादा हो, ये परिभाषा ठीक हो। और जो होती है उसे भगवान करता है। तो अच्छे आदमी प्रोडक्शन का कोई रास्ता ही नहीं। गुरुदेव ने उसी को कहा, हम मनुष्य में देवत्व का उदय करेंगे, क्योंकि एवरी इज पोटेंशियली डिवाइन, उसको पहचान वही रास्ता बनाया तो हो गए। भारत के हर जाति में पुरोहित पैदा कर दिए, और कोई मतलब ऐसा है कि कोई जानते हुए भी कि ये छोटी जाति का है जी। लेकिन गुरुदेव का पीला कपड़ा पहन के कर रहा तो कोई कह नहीं सकता। अब ये व्यक्तियों की खेती है, उन्हीं में से उन्हें निकाल के ब्रीड सुधार दिया जी। और कहीं कहीं पहुंचा दिया जी। तो इसकी भी ज़रूरत है कि व्यक्ति अच्छे स्तर के पैदा। अब वो अच्छे स्तर का व्यक्ति अगर राजा बनेगा तो भी उसके राज्य में बचेगा, व्यापारी बनेगा तो भी उत्पादन व्यवसाय का संतुलन बिगड़ेगा नहीं फिर कभी, है ना। जो भी बनेगा, और ब्राह्मण बनेगा तो सबका संतुलन बना के चलेगा, ठीक आदमी। गुण तो विकसित करें अपने देवत्व के। तो ये हमारे यहाँ है। तो कृषि को दोनों तरह से देखने की ज़रूरत है कि किसानी से लगा हुआ वो अन्नदाता वही है जी। उसी से हो रहा, उसका सम्मान बढ़ना चाहिए, उसको सम्मानजनक ढंग से देखा जाना चाहिए, और उसको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो उस तक पहुँचाई जानी चाहिए, ज्ञान की भी और साधनों की भी। तो ऐसा अगर एक अपने समझदार वर्ग में से एक कृषक मित्र मंडल बन जाए तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उनमें अच्छे अच्छे व्यक्ति पैदा हो। हमारे यहाँ तो उसमें ही से हो जा सकता है। अरे ढेरों सामान्य फैमिली में से पैदा हुए हैं जी। अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सामान्य परिवार में से थे जी। समझ गए। कलाम साहब सामान्य परिवार में से थे, बेचारे पहुंच गए अपने ठिकाने जी।
डॉक्टर राधाकृष्ण सब सामान्य परिवार के लोग थे, सामान्य स्कूलों में पढ़े थे, लेकिन वो एक प्रोसेस है। तो अच्छे व्यक्तियों को बनाने का जो क्रम है, और जैसे कि गुरुदेव का उत्पाद तो ये है, गुरुदेव का आदमी जिस क्षेत्र में आज ये है कि अगर जिस गांव में गायत्री परिवार वाला पहुंच गया तो लोग को लगता है कि अब कुछ भला हो जाएगा, भरोसा है लोगों को। अन्य संस्थाओं को भले वो दीर्षा के, लेकिन उनको ये भरोसा है। तो ये व्यक्ति निर्माण हो रही खेती की है उनने, ऐसे व्यक्ति पैदा कर दिए। तो ये दोनों तरह से देखना चाहिए। तो अगर हमारा ऋषि और कृषि का जो संबंध रहा है, तो कृषि में भी कुशल बने और ऋषि तंत्र का गाइडेंस लेकर के जीवन की खेती भी बढ़िया करें, तो भारत फिर से विश्व गुरु के स्तर पर जा सकता है।